हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपके क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट इस चैप्टर का यूज आपके फुल ऑन केमिस्ट्री में होता रहेगा। ठीक है, 11th हो या 12th हो, ठीक है, इस चैप्टर का आपके फुल ऑन आपके दोनों साल यूज़ होता रहेगा। तो आप अगर इस चैप्टर को समझने की कोशिश ना भी करो तो भी आपको ये जो चैप्टर है ये अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 साल तक आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसको यूज़ में लेते रहोगे। ठीक है ना। तो बहुत ईजी चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर की खासियत ये है कि जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे पीछे की जो चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होती रहती है। ठीक है, माना कि आज आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आज से 4 लेक्चर बाद वो आपका जो पुराना वाला डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी चीज़ें वो फिर से रिपीट होने लगेगी आगे, और जैसे जैसे आप रिपीटेशन करते जाओगे क्वेश्चंस वगैरह के अंदर अंदर, तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे और जो पुराने जो डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपको डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है कि ये नहीं आ रहा है समझ में, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपको। ठीक है ना, आप अपने आप पेशेंस रखिए, आगे मूव ऑन होते रहना, अपने आप पीछे वाली चीज़ें कवर होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर के बारे में। वैसे मैटर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आप सब लोगों को पता ही है मैटर क्या होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमें पता है, उसके अलावा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बारे में हमें पता है। ठीक है, तो वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी जो मैटर्स है उसकी फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और केमिकल क्वांटिटीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनको आपको देखने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते किसी भी सब्सटेंस में। उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी, उससे आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर की कलर है वाइट, मुझे दिख रहा है ऐसे ही फिजिकली, तो इसका कलर चेक करने के लिए मुझे इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि हाँ भाई ये आपका मार्कर वाइट है या जो भी है, मान लो ब्लू कलर का है, वाट एवर, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये क्या है, आपका ब्लू कलर का मार्कर है। ठीक है, तो मुझे पता है ये ब्लू कलर का मार्कर, मैं देख के बोल सकता हूँ, मुझे इसमें कोई केमिकल चेंजेस करने नहीं है। हाँ, अब मुझे पूछा जाए कि ये जो मार्कर की इंक है वो किससे बनी है, तो मुझे फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मुझे इस इंक को लेना पड़ेगा, उसके साथ अलग अलग केमिकल्स की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ ये जो इंक है वो किससे बनी है। तो ये आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर या केमिकल चेंजेस के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे ऑर्डर हुआ, मतलब स्मेल हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है, इनको चेक करने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी पड़ती, जो है वैसा ही रहेगा और हम देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, तभी जाके हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता पाएंगे। कि जैसे कोई सब्सटेंस है, इसकी मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो मुझे इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि हाँ क्या होता है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी में मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, उसकी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं, जैसे कंबशन हो गया। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर हमें पता करना हो, बेसिक नेचर हमें पता करना हो, तो वो हम देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शंस करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वही चल रहा है आपका, और अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं मैटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज,
या फिर हम बात करें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आप हेडिंग डाल सकते हो। चैप्टर का नाम है अपना मोल कॉन्सेप्ट। आपको क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके, वो यही है, सेम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो फर्स्ट है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? जिनको ऑब्जर्व या मेजर करने के लिए these are the properties for which, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए, ठीक है, हमें किसी भी केमिकल चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज, और फॉर विच की जगह विच कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड without changing the identity of the substance। सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज किए बगैर हम जिन्हें मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप ले लीजिए कलर, हमें देखने से पता चल रहा है ये ब्लू कलर है, ठीक है। ऑर्डर, स्मेल जो होती है आपकी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। जैसे डेंसिटी आप ले लीजिए, क्लियर है, एक्सेट्रा। सेकंड जो आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, वो आपको कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड वन है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज। इनके लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज which can be observed or measured by only chemical changes or measured. These are the properties which can be observed or measured only by chemical changes or chemical reaction, ठीक है ना। These are the properties which can be observed or measured only by chemical changes or chemical reaction, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, सो वी रिक्वायर्ड केमिकल चेंजेस टू ऑब्जर्व दीज प्रॉपर्टीज। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो जैसे आपकी एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी, मतलब वो नेचर में एसिड है, बेसिक है, उसके बारे में, ठीक है। या फिर कंबशन हो गया,
या फिर कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, मतलब वो O2 के साथ रिएक्शन कराएं तो उसका कंबशन कितना होगा उस बारे में, ठीक है। तो वो सब जो हैं हम किससे पता कर सकते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन के जरिए पता कर सकते हैं। तो ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या है, टाइम टू टाइम कुछ यूनिट्स बनाई गई आपकी, अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए ताकि जिससे हम फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब स्टार्टिंग में पहले एक टाइप की यूनिट बनाएगी, फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे टाइप की यूनिट्स बनाएगी, फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम हुई फिर तीसरे टाइप की यूनिट बनाएगी, फिर चौथे टाइप की यूनिट बनेगी। इस तरह से इवोल्यूशन होता गया आपके यूनिट्स का, कि कैसे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते हैं यूनिट्स के जरिए। जैसे आपको शुगर लेने जाना है तो आप बोलोगे कि मुझे 6 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो ये यूनिट्स है जो बिजनेस के लिए काम में आती है, ठीक है। तो जब बिजनेस की बात आती है तब यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस चीज़ को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके कैसे पहले किस टाइप की यूनिट काम में आई, उसके बाद कौन से टाइप की यूनिट काम में आई, और अभी आज के टाइम में कौन सी यूनिट हम काम में ले रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए। ओके, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यूनिट सिस्टम आया था वो था आपका FPS। FPS ये यूनिट सिस्टम सबसे पहला है। F का मतलब होता है फुट, P का मीनिंग्स होता है पाउंड, और S का मीनिंग होता है सेकेंड। मतलब अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो फुट में मेजर की जाती थी, वेट मास आपको मेजर करना है तो पाउंड में मेजर किया जाता था, और टाइम अगर आपको मेजर करना है तो वो सेकंड में मेजर किया जाता था पहले के ज़माने में, ठीक है। पहले के ज़माने में मतलब लगभग 100-150 साल पहले। उसके बाद एक और सिस्टम आया, CGS सिस्टम, ठीक है। इसमें जो लेंथ हम मेजर करते थे दैट इज इन सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, वेट को हम मेजर करते थे ग्राम में, और जो टाइम था उसकी सिंगल सेम यूनिट थी दैट इज सेकेंड। टाइम की हमेशा से सेम ही यूनिट रही है सेकेंड, आज भी सेकेंड में ही मेजर किया जाता है टाइम को। इसके अलावा फिर एक और नई यूनिट आई MKS। ये देखिए हर एक कंट्री वाइज क्या है, ये यूनिट्स डिफरेंट होती रही। कोई बिजनेस करता है, कोई CGS यूनिट में बिजनेस करता था, कोई FPS में बिजनेस करता था, आज भी कई जगह लोग पाउंड में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो जो मेजरमेंट है वो होता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या है, डिफरेंसेस आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती है यूनिट का कन्वर्जन करने में, ठीक है। तो उसके लिए भी आज के टाइम में तो क्या है, ऐसा ही सिस्टम काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। MKS के लिए जो लेंथ होती है वो मीटर में हम फाइंड आउट करते हैं, और K का मीनिंग है आपका किलोग्राम, वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, और टाइम हम सेकंड में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अभी के जो सिस्टम है दैट इज SI यूनिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल दी यूनिट्स, कोई इस तरह से इसका नाम लिया जाता है, ली सिस्टम है ये इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ठीक है। तो ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट, ऑफ भी हटा दो, ठीक है। ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट इसको बोला जाता है, सिंपल ध्यान रखो ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो ये सब क्या है, पुराने कन्वेंशन है जो टाइम टू टाइम क्या होते गए, रिवाइज होते गए, चेंज होते गए बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी पूरा वर्ल्ड जो है एक ही जगह आके इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो भी आपकी एक ही सिंगल यूनिट में हो तो बेटर रहता है सभी के लिए। इसलिए क्या किया गया, IUPAC ने एक SI सिस्टम लॉन्च किया,
ठीक है, जिसने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई ये आपकी 7 बेसिक यूनिट है, बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है, और इनकी जो यूनिट है उन्हीं के हिसाब से आपको क्या करनी है, ट्रेड करनी है, बिजनेस में करना है, इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि क्या है सभी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। नहीं तो कोई कहेगा कि हम तो पाउंड में डील करते हैं, कोई कहेगा हम ग्राम में डील करते हैं, कोई किसी कहेगा किलोग्राम में डील करते हैं, तो जो यूनिट का कन्वर्जन है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए ऐसा ही सिस्टम लॉन्च किया गया, और ऐसा ही सिस्टम के अंतर्गत 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाएगी। कितनी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसके अलावा भी और सारी यूनिट्स होती है, लेकिन वो जो यूनिट्स होती है वो हम डिराइव करते हैं किससे? उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए जो डिराइव यूनिट है उनमें भी। बट बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके पास वो हैं 7, ऐसा ही सिस्टम के अंतर्गत उनको दिया गया है। ठीक है, तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है और उनका सिंबल क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए हम बात करते हैं ऐसा ही सिस्टम के लिए। फंडामेंटल यूनिट्स ऐसा ही सिस्टम हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चार्ट फॉर्म में बनाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंबल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, नेम ऑफ एसआई यूनिट, एंड फोर्थ वन इज सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, तो 7 टाइप की हम आपके फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब उसका नाम। अगर हम बात करें फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट होती है लेंथ। फर्स्ट क्या है आपकी? लेंथ। तो जो लेंथ को मेजर किया जाता है उसका सिंबल होता है एल। लेंथ को अगर हम लिखते हैं तो एल फॉर्म में लिखते हैं। जो ऐसा ही यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। और सिंबल होता है स्मॉल एम। ठीक है, कहीं लिखा हो 10 एम, इसका मतलब कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। क्लियर है? सेकंड जो आती है आपकी दैट इज लेंथ के बाद आप मास ले लीजिए। ठीक है, इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। मास ले लीजिए। मास को जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल एम, और जो ऐसा यूनिट है दैट इज किलोग्राम। आप कोई पाउंड या कोई ग्राम काम में नहीं लोगे। अगर आपको ऐसा सिस्टम में है तो मास किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। ठीक है, और इसका सिंबल होता है आपका केजी। ठीक है, थर्ड होता है टाइम। टाइम का जो सिंबल होता है वो होता है टी। स्मॉल टी से हम डिफाइन करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होती है सेकंड। सेकंड्स में इसको मेजर किया जाता है, और सिंबल होता है आपका स्मॉल एस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं टेम्परेचर, दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर मेजर किस में किया जाता है? केल्विन में। आप ध्यान रखोगे पूरी की पूरी केमिस्ट्री में 11th और 12th में आपको टेम्परेचर केल्विन में ही मेजर करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह जो भी हम करेंगे उनमें डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको केल्विन में काउंट करना रहता है उसको। ठीक है, और इसका जो ऐसा ही यूनिट होती है सिंबल होता है दैट इज की।
केल्विन, ठीक है। फिफ्थ अगर हम देखें दैट इज करंट। करंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट। आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई नाम होता है दैट इज एम्पियर। एम्पियर में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। और सिंबल क्या होता है, ए। एम्पियर में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो हम मेजर करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम उसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका नाम जो होता है ऐसे यूनिट में दैट इज मोल। क्या होता है, मोल। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, और हम मोल के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो हम किससे डील करते हैं, मोल से, कि 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, इस तरीके से। सिंबल जो होता है इसका MOL, मोल होता है, ठीक है। 7 अगर हम बात करें दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है दैट इज आई, न्यू करके होता है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, नेम होता है उसका दैट इज कैंडेला। एसआई यूनिट का नाम होता है। और जो सिंबल होता है दैट इज CD। सिंबल क्या होता है आपका, CD। कैंडेला से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये 7 आपकी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट्स या आप इन्हें क्या बोल सकते हैं, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी डिराइव यूनिट होती है, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो उसमें वो जब हम डिराइव करेंगे तो आपका क्या काम है, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को काम में लेके उनको डिराइव करेंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मास और वेट के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में आपको मास और वेट मिलेगा, केमिस्ट्री में भी आपको मास और वेट मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसका मास ये है, इसका वेट ये है। तो फिजिक्स के हिसाब से मास और वेट आपको अलग अलग लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसका यूज होता है। बट केमिस्ट्री में मास और वेट कभी भी आए क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ लेना है, दोनों सेम होती है। हालांकि उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करते टाइम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में वो काम में नहीं आता है। क्लियर है। फिर भी थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास एंड वेट, देखिए मास उसको बोला जाता है जो अमाउंट ऑफ मैटर उसमें प्रेजेंट होता है, किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं उसका मास, ठीक है। और वेट क्या बोलते हैं, वेट जब उस मैटर के ऊपर, उस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, ठीक है, तब जो मास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वेट की कैटेगरी में बोलता है, ठीक है। आपने फिजिक्स में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, W = mg। यहाँ W होता है वेट, M होता है मास, और G आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो W जो वेट होता है उसमें मास के अंदर क्या होता है, G का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तब आता है आपका वेट। जबकि जो मास है वो केवल और केवल क्या है, विदाउट G है, मतलब जितना उसमें मैटर प्रेजेंट है उसका मास, उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। तो केमिस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल समझने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है ये। मास हो या वेट हो दोनों एक ही है, बात खत्म। क्लियर है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो मास होता क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। वाइल वेट क्या होता है,
वेट इज दी, वेट में आपको क्या है, जो मास है उसके अंदर जी का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जो ग्रेविटी है वो भी उसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो अगर हम वेट के लिए कहें तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स है। वेट क्या है, वेट इज दी फोर्स exerted by gravity on a object या आपका substance on a substance, ठीक है। W इक्वल टू क्या होता है, mg। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इसको भूल के भी याद मत करना, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में कोई पूछे कि कोई क्वेश्चन में कहे कि इसका कोई सब्सटेंस आपने लिया, उसका वेट 10 ग्राम है, तो हाँ 10 ग्राम मास हो गया उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम है, सब्सटेंस है उसका मास है 10 ग्राम। दोनों कंडीशन में उसका सब्सटेंस का मास 10 ग्राम ही है। कोई झंझट नहीं लेना कि ये मास है या वेट है या क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में सब एक है। ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में ऐसा होता है, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एम क्यूब। क्लियर है। थोड़ा बहुत कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 1 लीटर, 1 लीटर के बारे में बात करें तो 1 लीटर को हम क्या कर सकते हैं, 1000 ml, ठीक है। और एक चीज़ तो शायद आपको पता होगी, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 1 ml इक्वल टू होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम 1 cc भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 cc, ठीक है। तो 1 ml 1 cc बराबर होता है। तो 1000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, या फिर 1000 cc लिख सकते हैं, दोनों एक ही। क्लियर है। इसके अलावा 10 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है आपका 1 डेसीमीटर के इक्वल। कितना, 1 डेसीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, तो 1 लीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 10 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 10 सेमी, लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और 10 सेमी कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा 1, और डेसीमीटर क्यूब 3 टाइम्स है तो 1 डेसीमीटर क्यूब। ये थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए कि ml को, लीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो है, थोड़ा बहुत कन्वर्जन आपको आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा हम बात करें अगर इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और यूनिट, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी की कौन सी यूनिट हम काम में लेते हैं, तो देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर ऐसे यूनिट में हम बात करें तो मास को हम किस में लेते हैं, केजी में, ठीक है। और वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में, एम क्यूब। तो डेंसिटी की जो आपकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। या फिर इसको एक और यूनिट जो हम क्वेश्चंस करते टाइम काम में लेते हैं बेसिकली, दैट इज ग्राम पर ml। क्या काम में लेते हैं, ग्राम पर ml, ठीक है, क्वेश्चंस करते टाइम, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज होती है छोटी छोटी होती है, 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो यूनिट हम बेसिकली क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, वो डेंसिटी की यूनिट क्या मिलेगी, ग्राम पर ml, ठीक है। जबकि इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें, ये तो हुई डेंसिटी की बात, एक और यूनिट होती है दैट इज टेम्परेचर।
टेम्परेचर कैपिटल टी। इसकी 3 यूनिट हम काम में लेते हैं। एक तो होती है आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होती है डिग्री सेल्सियस और एक होती है केल्विन। 3 यूनिट होती है, एक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होती है आपके पास केल्विन। ठीक है, जो हमारे केमिस्ट्री में काम में आती है वो केल्विन होती है। हर एक क्वेश्चन में आपको केल्विन में ही आपको वैल्यू रखनी है, जबकि क्वेश्चन में दी हुई किस में रहती है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको इसमें केवल कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट केमिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, फिर भी आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री सेल्सियस में आपको आंसर चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हो। डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना तो आप निकाल सकते हो उससे। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह रख दो 0, तो 9/5 इंटू 0, ये पूरी टर्म 0, ये 30, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। इस तरीके से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ 5 रख दो, 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32 41, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 41। क्लियर। सेम इसी तरीके से आपको अगर केल्विन में वैल्यू निकालनी है, केल्विन में वो कितनी होगी आपके पास, जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है प्लस 273.15। जैसे आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की वैल्यू निकालनी है, तो केल्विन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273, तो ये तीनों इक्वल है आपके पास 273.15 केल्विन। क्लियर है। जनरली क्वेश्चंस करते टाइम हम इसे 273 ही लेके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, आंसर में इतना बड़ा फर्क आएगा नहीं। तो ये आपके 2-3 क्या है यूनिट कन्वर्जन है जो हमारे काम में आते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें आपको काम में लेनी है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन आप क्या कर सकते हो, आपस में कन्वर्जन इसका कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ आप देख सकते हो कि जो केल्विन होता है उसमें कभी भी नेगेटिव स्केल नहीं होता है। केल्विन की वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है, मतलब मिनिमम 0 हो सकती है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर -1, -2, -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केल्विन जो होता है उसमें मिनिमम वैल्यू 0 रहती है, उससे नीचे माइनस में कभी नहीं जाती। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। केल्विन ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में क्या होती है, ऐसे यूनिट्स के बारे में बात की, कौन कौन सी ऐसे यूनिट्स हैं, मेन वही है 7 टाइप की, उनके आपको नाम पता होने चाहिए और सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है। मास वेट में मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में मास और वेट आपके लिए सेम है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, और लास्ट में हमने ये 2-3 यूनिट के बारे में बात की, उनकी ऐसे यूनिट्स के बारे में। चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।